हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लाया हूं मुग़ल वंश, जो इतिहास में एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है मुग़ल वंश, जिसके बारे में आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक कहानी से लगेगा कि अगर आप इसको अगर याद करते हैं, इसको जब पढ़ते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इसको पढ़ने में, कि बाबर के बारे में जानने में, अकबर के बारे में जानने कि किसके काल में क्या हुआ, किसने किस तरह से लड़ाई लड़ी, किसने किस तरह से युद्ध लड़ा, किसने अपने साम्राज्य का किस तरह से विस्तार किया, किसने बाबर आया तो दिल्ली में किस तरह से अपना अधिपत्य करता है। तो इसको कहानी की तरह जानने में, समझने में काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगता है। तो इतिहास में मुग़ल काल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इससे एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं मुग़ल काल से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साम्राज्य है मुग़ल काल, जो 1526 से 1858 तक दिल्ली में रहता है, भारत में शासन करता है। तो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप जब आप इसको पढ़िएगा तो कहानी की तरह पढ़िएगा, कहानी की तरह आपको लगता है कि क्या कहानी है, कितना मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे आप कभी कभी टीवी पे देखते हैं जोधा अकबर, तो देखते हैं तो कितना इंटरेस्टिंग कि आप इसको लगता है कि और देखते रहें, ऐसा आपको लगता है। तो जब इसको पढ़िएगा बार में तो आपको लगेगा कि और जाने, कितना जाने, आप कितना जानने को मिले, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगेगा। बाबर के बारे में मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ कि जब बाबर दिल्ली में आता है तो वो किस तरह से दिल्ली में आता है, अपना शासन करता है। 1526 में दिल्ली में आता है, दिल्ली में शासन करता है। तो 1526 में जब वो आता है तो एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक शुरू में ही देता हूँ कि बाबर आता है, पानी पीता है, खाना खाता है, चांद देखता है, घर जाता है और मर जाता है। इसकी बस इतनी सी छोटी सी दम ट्रिक है कि इसको याद रखा जा सकता है कितना आसानी से, कि बाबर दिल्ली में भारत में आता है, पानी पीता है, खाना खाता है, चांद देखता है, घर जाता है और मर जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत आसानी से समझानेंगे बाबर के बारे में, ये ट्रिक बस याद रखिएगा। और अब हम बाबर के बारे में मुग़ल काल को स्टार्ट करते हैं कि मुग़ल काल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बाबर से स्टार्ट होता है। बाबर ने मुग़ल काल का स्थापना किया था दिल्ली में, कब? 1526 में स्थापना किया था। ठीक है। तो मुग़ल जो शब्द है, मुग़ल शब्द की उत्पत्ति मोंज शब्द से होती है। किससे? मोंज नाम के, मोंज शब्द से, लैटिन भाषा मोंज से होती है। मोंज का अर्थ क्या होता है? बहादुर। क्या होता है? बहादुर। मोंज का अर्थ होता है बहादुर। आप देखिएगा कि बहादुर मुग़ल काल में एक से एक बहादुर ही सिर्फ हुए हैं, एक से एक सूरवीर, एक से एक बहादुर ही सिर्फ जन्मे हैं। बाबर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा शासक होता है, बहादुर होता है, जो भारत में आने के बाद ऐसा कोई युद्ध ही नहीं है जो बाबर ना जीता हो, हर युद्ध जीतते ही चला जाता है। हुमायूं को ले लीजिए, अकबर को ले लीजिए, तो ये सब बहुत ही अपने आप में एक उत्कृष्ट, मतलब कि बहुत बड़े राजा हो जाते हैं, बहुत बहादुर ये सब राजा होते हैं। तो मुग़ल काल मोंज शब्द जो है इसका अर्थ बहादुर होता है। 1526 में बाबर मुग़ल वंश की स्थापना करता है। और मुग़ल वंश की स्थापना करता है। मुग़ल वंश का काल कब से कब तक रहता है? तो मुग़ल वंश का काल रहता है 1526 से 1858 तक मुग़ल वंश का काल रहता है। और मुग़ल वंश में बाबर 1526 से 1530 तक रहता है। मात्र 4 साल बाबर भारत में रहता है। और 4 साल में बाबर मात्र 4 युद्ध करता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया कि बाबर भारत में आता है, पानी पीता है, खाना खाता है, चांद देखता है, घर जाता है और अंतिम में मर जाता है। मात्र 4 साल। बाबर का जन्म मैंने आपको बताया कि 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। कहाँ होता है? मावरा उन नहर में, ट्रांसअक्सियाना के फरगना में होता है। तो आप फिलहाल इतना याद रखें कि फरगना में बाबर का जन्म होता है। ऑप्शन में आपको ज़्यादातर फरगना ही देखने को मिलेगा। रियरी केस में सब मावरा उन नहर देखने को मिलता है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, तो मावरा उन नहर में हुआ। रियरी केस कभी कभी ये सब एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के शासक थे और क्या थे? चगताई तुर्क थे, फरगना के शासक थे। ठीक, ये याद रखिए कि बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? तो फरगना के शासक थे। बाबर की माता का नाम क्या था? तो बाबर की माता का नाम था कुतुल निगार खां, जो किस वंश से संबंधित थी? मंगोल वंश से, मंगोल वंश से संबंध रखती थी। तो एग्जाम में बाबर के बारे में, बाबर के पिता का नाम पूछ सकता है। बाबर के पिता किस वंश के साथ, कहाँ के शासक थे? तो फरगना के शासक थे। बाबर की माता का नाम पूछ सकता है कि तो बाबर के माता का नाम क्या है? तो कुतुल निगार खां है। बाबर की माता किस वंश से संबंधित थी? तो मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदयाल। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो हमें बाबर के बारे में जानना है कि बाबर का काल क्या क्या है, क्या क्या करते हैं बाबर। बाबर के चाचा का नाम अहमद मिर्ज़ा और उनके मामा का नाम महमूद खां। ये 2 नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें बनता है कि बाबर के चाचा और बाबर के मामा कौन थे।
तो अहमद मिर्जा बाबर के चाचा और महमूद खां बाबर के मामा। बाबर के शासक उमर से जो फरगना के शासक थे यानी कि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु कब होती है? 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है, 1494 में, 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है। अब मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है कि जो इसके चाचा हैं अहमद मिर्जा और इसके जो मामा हैं महमूद खां, ये उमर शेख मिर्जा की मृत्यु यानी कि बाबर के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि फरगना पर शासन करना फरगना पर अधिकार करना चाहते हैं। लेकिन बाबर क्या करता है कि बाबर अपनी दादी की सहायता से, इसकी दादी का नाम क्या था? आयशा बेगम खां, आयशा दौलत बेगम खां था इसकी दादी का नाम। तो अपनी दादी की सहायता से ये फरगना पर अधिकार कर लेता है और अपने चाचा को और अपने मामा इन दोनों को हरा देता है। इसके बाद बाबर 1496 में 1496 में समरकंद पर पहला आक्रमण करने चलता है। समरकंद पर अपना राज विस्तार करने के लिए समरकंद पर आक्रमण करता है 1496 में। लेकिन ये पहली बार जब ये आक्रमण करता है तो असफल रहता है। क्या रहता है? असफल हो जाता है। लेकिन लगातार दूसरी बार 1497 में 1497 में लगातार दूसरी बार ये आक्रमण करता है। लेकिन आक्रमण करने के साथ दूसरी बार क्या करता है कि ये समरकंद को 100 दिन के लिए, मात्र 100 दिन के लिए समरकंद को अपने अधिकार में लेता है। लेकिन जब ये 100 दिन के लिए समरकंद को अपने अधिकार में तो लेता है, लेकिन अधिकार में लेने के पश्चात क्या होता है कि बाबर समरकंद और फरगना दोनों को अपने हाथ से खो देता है, अपने राज्य को भी खो देता है। क्योंकि जब वो समरकंद पर अधिकार कर रहा होता है तब फरगना में विद्रोह होता है और फरगना में विद्रोह होने के कारण क्या होता है कि बाबर फरगना और समरकंद दोनों को अपने हाथ से खो देता है और इसको अपना राज्य भी छोड़ करके जाना पड़ता है। उसके बाद बाबर सर ए पुल का युद्ध लड़ता है। कब? 1502 में। 1502 में बाबर सर ए पुल का जो युद्ध लड़ता है वो किससे लड़ता है? तो बाबर 1502 में सर ए पुल का युद्ध समरकंद के ही शासक, किसके? समरकंद के शासक, यही समरकंद जिसमें बाबर 1496 में और 1497 में 2 बार जो आक्रमण करता है। तीसरी बार भी समरकंद के ही शासक के साथ, समरकंद के शासक कौन थे उस समय? सेवानी खां थे 1502 में। तो सेवानी खां के साथ बाबर के बीच लड़ाई होती है जिसमें बाबर हार जाता है। बाबर यहाँ पे हारने के बाद काबुल चलाता है। काबुल आने के बाद बाबर क्या करता है कि जब बाबर काबुल आता है 1502 में, बाबर हार जाता है तो बाबर काबुल आता है और काबुल में उस समय बहुत दयनीय स्थिति रहती है काबुल की। तो काबुल का दयनीय स्थिति का फ़ायदा उठा करके बाबर 1504 में क्या करता है? काबुल पर अधिकार कर लेता है। कब? 1504 में, 1504 में, 1504 में क्या करता है? बाबर काबुल पर अधिकार कर लेता है। और काबुल पर अधिकार करने के बाद क्या होता है कि बाबर 1507 में काबुल पर जब अधिकार करता है तो बाबर एक उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि। तो बाबर 1507 में अपने पिता उमर शेख मिर्जा इनकी उपाधि है। मिर्जा क्या है? उमर शेख मिर्जा इनकी उपाधि थी। तो अपने पिता उमर शेख मिर्जा की जो उपाधि है, मिर्जा की उपाधि त्याग करके 1507 में ये बादशाह की उपाधि, कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर बादशाह की उपाधि कब धारण करता है? तो 1507 में धारण करता है, काबुल में धारण करता है, काबुल पर अधिकार करने के पश्चात। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण ये हैं, जिसमें से बाबर कहा कि भारत पर 4 आक्रमण हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कुछ ये आक्रमण भी हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब। तो बाबर द्वारा ये पहला आक्रमण होता है बाजौर और भेड़ा का आक्रमण, जो बाबर का भारत में लड़ा गया पहला युद्ध होता है। बाजौर और भेड़ा का आक्रमण 1519 में होता है। कब होता है? 1519 में होता है, 1519 में होता है। ये बाबर किसके विरुद्ध ये युद्ध लड़ता है, बाजौर और भेड़ा का युद्ध? तो ये लड़ता है यूसुफ जातियों के विरुद्ध बाबर ये युद्ध लड़ता है। और इसके बाद फिर 1519 में ही दूसरा युद्ध लड़ता है। कहाँ? पेशावर पर आक्रमण करता है। कब? 1519 में करता है। तो ये एग्जाम में पेशावर के बारे में क्वेश्चन बनते रहता है कि पेशावर पर बाबर ने आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था। हालांकि बाबर देखिए कि 1519 में ही भारत में आ गया था, 1519 में ही बाबर भारत में आ गया था और बाबर ने भारत पर 1519 से ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। बाबर के बारे में ये एक खास बात है कि जब बाबर भारत में आता है तो बाबर लगातार सारे युद्ध, जितने भी वो युद्ध लड़ता है, सारे युद्ध में वो विजय प्राप्त करता है और अपने सारे युद्ध में जीतता चला जाता है। बाबर भारत में एक भी युद्ध नहीं हारता है, सारा युद्ध वो जीतता चला जाता है। पेशावर का युद्ध लड़ता है, आक्रमण करता है। फिर वहाँ से संथाल कोट का युद्ध लड़ता है। संथाल कोट पर जब आक्रमण करता है तो 1520 में ये संथाल कोट पर आक्रमण करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लाहौर और दीपालपुर पर वो 1524 में आक्रमण करता है। लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि 1524 में जब वो लाहौर और दीपालपुर में भारत में ही लाहौर और दीपालपुर पर जब आक्रमण करता है तो इसके बाद क्या होता है कि 1526 में उसे दिल्ली के शासक, उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का शासन था,
तो दिल्ली के ही शासक इब्राहिम लोदी के चाचा और राणा सांगा, इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे? तो इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी, कौन? दौलत खान लोदी, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। राणा सांगा ये दोनों क्या करते हैं कि बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, विशेष रूप से जब बाबर भारत में तो आ जाता है, लेकिन विशेष रूप से वो भारत में पूर्ण रूप से कब आता है? तो दिल्ली में जब वो आता है तो विशेष रूप से भारत में अपने पैर जमाना शुरू करता है। और हालांकि उसे दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है, दिल्ली में युद्ध करने के लिए, इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए कौन आमंत्रित करता है? उसके इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा बाबर को आमंत्रित करते हैं कि तुम आओ और यहाँ इब्राहिम लोदी को हराओ। लेकिन सबको लगता है क्या कि राणा सांगा के मन में और इब्राहिम लोदी के मन में यहाँ पे बैठा हुआ जाता है कि बाबर आएगा, युद्ध करेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबर आता है, युद्ध करता है, लेकिन क्या करता है? युद्ध जीतने के बाद बाबर अपना अधिपत्य जमा देता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। बाबर आता है 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि 21 अप्रैल 1526, जब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ये याद रखेगा कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। बाबर जीत जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और जीतने के बाद क्या करता है कि बाबर जीतता है। लेकिन इस युद्ध में जीतने का कारण क्या रहता है बाबर का? बाबर का जीतने का कारण यह रहता है कि तुलगमा पद्धति और तोप खाने का प्रयोग करता है। और पहली बार तुलगमा पद्धति और तोप खाने का प्रयोग इस युद्ध में किया जाता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्वेश्चन तुलगमा पद्धति और तोप खाने का युद्ध, तोप खाने का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया गया था? तो तुलगमा पद्धति और तोप खाने का प्रयोग पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किया गया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो तुलगमा पद्धति और तोप खाने का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किया गया था। और इस युद्ध में जीतने के बाद क्या करता है बाबर? कलंदर की उपाधि, कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि धारण करता है। यह भी याद रखिएगा कि बाबर कलंदर की उपाधि कब धारण करता है? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर जब युद्ध जीत जाता है पानीपत का, तो कलंदर की उपाधि धारण करता है। और इसमें दो महत्वपूर्ण नाम और हैं जो क्वेश्चन में बनता है कि तोप चलाने वाले दो महान उस्ताद थे, वो उनका नाम क्या था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं इस युद्ध में कि तोप चलाने वाले दो महत्वपूर्ण नाम कौन कौन हैं, दो महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे बाबर की तरफ से। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये बाबर की तरफ से थे, युद्ध में जो लड़ रहे थे। उस्ताद तोप चलाने वाले दो महत्वपूर्ण थे ये। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, इन बातों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। समझिए, जो भी इतिहास है, इतिहास समझने का चीज़ है। और ये जो इंटरेस्टिंग पूरे इतिहास में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही मुगल काल है, जिसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कि आप इसको कहानी की तरह इंटरेस्ट ले सकते हैं कि बाबर क्या आता है, कब आता है, क्या करता है, पानीपत का युद्ध कैसे लड़ता है, किससे लड़ता है, किसके साथ लड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए कि मेवाड़ का जो राणा सांगा था, ये क्या करता है कि युद्ध में तो यहाँ पे आमंत्रित करता है, और यहाँ पर आमंत्रित करने के बाद इसको लगता है कि बाबर चला जाएगा, लेकिन बाबर जाता नहीं है। और दूसरी बार राणा सांगा से ही इसका युद्ध होता है भारत में। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ होता है? राणा सांगा के साथ ही इसका दूसरा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। तो मैंने आपको बताया था कि बाबर आता है, पानी पीता है, यानी कौन सा? पानीपत का युद्ध, बाबर पानी पीता है। और दूसरा क्या आता है? खानवा का युद्ध, यानी कि बाबर खाना खाता है, तो खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध किसके साथ है? यही राणा सांगा, जो बाबर को भारत में आमंत्रित करता है युद्ध करने के लिए, आमंत्रित करता है। और यहाँ पे क्या करता है बाबर? खानवा का युद्ध इसी राणा सांगा के साथ होता है। और राणा सांगा के साथ जब होता है खानवा के युद्ध में, तो जब खानवा का युद्ध होता है बाबर के साथ, किसके साथ? बाबर और राणा सांगा के साथ। कब होता है खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, युद्ध के डेट याद रखिए, और युद्ध के वो शासक के नाम याद रखिए जिसके साथ बाबर का युद्ध हो रहा है। ये चारों युद्ध बाबर के साथ ही होंगे, लेकिन अलग अलग शासक के साथ हो रहे हैं। इन बातों पर गौर कीजिए। और डेट क्या हो रहा है? मात्र 1 साल का गैपिंग जा रहा है। जैसे कि 1526 में पहला युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। फिर 1527 में दूसरा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527 में दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर के साथ राणा सांगा, और राणा सांगा का इसमें एक सहायता करते हैं, एक हेल्प करते हैं चंदेरी के शासक मेदिनी राय। कौन? मेदिनी राय। ये कहाँ के शासक थे? चंदेरी के शासक थे। चंदेरी के शासक मेदिनी राय
राणा सांगा का सहायता करने के लिए इस युद्ध में राणा सांगा के साथ युद्ध करते हैं बाबर से, लेकिन फिर भी इसमें बाबर क्या होता है, जीत जाता है। और जब बाबर यह युद्ध जीता है, खानवा का युद्ध जीता है, तो बाबर एक उपाधि और धारण करता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बनकर निकलता है कि बाबर जब खानवा का युद्ध जीता है, तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर कौन सी उपाधि धारण करता है, तो बाबर गाजी की उपाधि, कौन सी उपाधि, गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये इन बातों पे गौर की जाए कि बाबर ने 2 युद्ध लड़ा, पहला पानीपत का युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा तो कौन सा उपाधि धारण करता है, कलंदर की उपाधि, कौन सी उपाधि, कलंदर की उपाधि धारण करता है। और दूसरा जब ये युद्ध लड़ता है, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ता है, तो ये गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। गाजी की उपाधि धारण करने के बाद बाबर उसके बाद क्या करता है कि जिहाद का नारा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया गया था, तो जिहाद का नारा खानवा का युद्ध के दौरान ही दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो जिहाद का नारा बाबर ने दिया था, बाबर के द्वारा ही दिया गया था जिहाद का नारा, ठीक है। इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध, यानी कि जब पानी पिया, खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या करता है, चांद देखता है। जब चांद देखता है तो चांद कब देखता है, तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है, 1528 को चंदेरी का युद्ध, तो याद रखिएगा 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध किसके साथ होता है, वही मेदिनी राय जो राणा सांगा का सहायता करने के लिए राणा सांगा के साथ युद्ध करते हैं खानवा के युद्ध में, और वही मेदिनी राय के साथ यहाँ पर बाबर का युद्ध होता है, किसके साथ, चंदेरी राय के साथ। तो बाबर और मेदिनी राय का युद्ध होता है कहाँ, चंदेरी में यह युद्ध होता है, इसलिए चंदेरी का युद्ध है। अब 29 जनवरी, कब, 29 जनवरी 1528 को यह युद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट युद्ध होता है कौन सा, बाबर जो, लेकिन हाँ चंदेरी का युद्ध जब होता है तो एक महत्वपूर्ण बात यह बनता है कि चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से एक सूरवंश था, जो इस वंश जो बाबर की तरफ से युद्ध का नेतृत्व करता रहता है। और कौन रहता है वो सूरवंश, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल करके आपको हुमायूं के बाद, हुमायूं के काल में आपको देखने को मिलेगा। शेरशाह सूरी यह वह शासक है जो बाद में, जब यह मुगल वंश की तरफ से ये युद्ध करता रहता है, और बाबर एक कुशल योद्धा था अपने आप में, तो जब ये बाबर की तरफ से युद्ध करता रहता है तो यह शेरशाह सूरी ही कहता है कि अगर सौभाग्य मेरा मित्र हुआ और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। और यह सही में ये करता है। यह जब तक जिंदा रहता है हुमायूं के साथ, जब हुमायूं का शासन आता है तो ये हुमायूं को दिल्ली से निकाल देता है। यह सही बात है। कुछ समय के लिए ही लेकिन दिल्ली पर इसका अधिपत्य होता है, सूरवंश का शासन होता है। और दूसरी बार जब मुगल वंश की स्थापना होगी तो आप पढ़ेंगे कि मुगल वंश की स्थापना दूसरी बार कौन करता है, तो मुगल वंश की स्थापना दूसरी बार बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुगल वंश की दूसरी बार स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी, ठीक है। क्योंकि बीच में सूरवंश आ जाता है, सूरवंश 45 तक रहता है, 45 से 53 तक, ये याद रखिएगा। तो इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध होता है। और 5 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वो ट्रिक आपको एकदम फॉलो करते हुए आ रहा होगा कि बाबर पानी पिया, पानी पीने के बाद क्या किया कि खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या किया कि चांद देखा, चांद देखने के बाद क्या आया, घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चंदेरी का युद्ध, घर गया, यानी कि घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। और बाबर और अफगानों के बीच, किसके बीच, यह युद्ध भी बाबर के साथ। ये याद रखिए कि जो ये ट्रिक है सभी में बाबर इंक्लूड है, यानी कि बाबर के साथ ही सारा युद्ध हो रहा है। और बाबर और अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ। और उस समय अफगानों का जो नेतृत्व करता रहता है, जब अफगानों की तरफ से युद्ध होता है तो अफगानों की जो सेना का नेतृत्व करता रहता है युद्ध का, तो कौन रहता है, इब्राहिम लोदी का पुत्र महमूद लोदी। कौन, महमूद लोदी। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जब घाघरा का युद्ध बाबर के साथ अफगानों का हुआ था तो उस समय अफगानों का नेतृत्व करता, अफगानों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व करता कौन रहता है, तो इब्राहिम लोदी का पुत्र महमूद लोदी रहता है, जो युद्ध का नेतृत्व करता है घाघरा के युद्ध में अफगानों की तरफ से। तो यह युद्ध कब होता है, 5 मई 1529 को होता है। और इसके बाद 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसको किस तरह से फॉलो करते जा रहे हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और फिर घर गया, मर गया, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं इसके बारे में बाबर की मृत्यु कब होती है, तो 26 दिसंबर, कब, यहाँ पे देखिएगा 26 दिसंबर 1530 को, कब, 1530 को बाबर की मृत्यु होती है। तो आपको यह पूरी तरह से फॉलो कर रहा होगा जो मैंने आपको ट्रिक दिया कि बाबर पानी पीता है,
खाना खाता है, पानी पीता है। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत है, यानी कि पानीपत का युद्ध। दूसरा खानवा का युद्ध, यानी कि खाना खाता है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध, चांद देखता है, चंदेरी का युद्ध, यानी कि 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध, चांद देखता है। घाघरा यानी कि घर जाता है, घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को घाघरा का युद्ध, यानी कि घर जाता है। और उसके बाद मर जाता है, यानी कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु कैसे हो जाती है, तो माना जाता है, कहा जाता है, इसकी गुलबदन बेगम जो हैं बहन, तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है कैसे। तो बाबर की मृत्यु होती है, माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की माँ, किसकी माँ, इब्राहिम लोदी, वही इब्राहिम लोदी जिसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ होता है। तो यह इब्राहिम लोदी के साथ इब्राहिम लोदी के कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी, उन्होंने बाबर को जहर दे दिया था। और वही उसी जहर के कारण बाबर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। बाबर को मृत्यु हो जाने के बाद बाबर को पहली बार आराम बाग में, कहाँ, आराम बाग में दफनाया गया था। और दूसरी बार बाबर को दफनाया जाता है उसके इच्छानुसार। उसकी एक विधवा पत्नी जो रहती हैं यूसुफ फजी, कौन, यूसुफ फजी जो रहती हैं, यूसुफ फजी उनकी विधवा पत्नी, बाबर की विधवा पत्नी रहती हैं। तो यूसुफ फजी जो हैं, इनके द्वारा बाबर को दफनाया था कहाँ, इनके इच्छानुसार, किनके इच्छानुसार, बाबर के इच्छानुसार उनको कहाँ, काबुल में दफनाया जाता है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। तो बाबर के इच्छानुसार, यानी कि बाबर यह पहले शासक थे जिनको उनके इच्छानुसार उनके ही स्थान पर दफनाया गया था। बाबर यह पहले शासक थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है कि मध्यकाल में एक इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया था। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ही बनता है कि मध्यकाल में ऐसा कौन सा शासक था तो युद्ध के दौरान मारा गया था, युद्ध के रणभूमि में ही मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी वह पहला शासक है जो युद्ध के दौरान, युद्ध करते समय ही बाबर के दौरान मारा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में ये याद रखिए कि बाबर को उसके इच्छानुसार दफनाया। तो ऐसा कौन सा शासक था मुगल काल का जिसको उसके इच्छानुसार उसके ही स्थान पर दफनाया गया था, तो बाबर था। ठीक है, और बाबर को और क्या कहता था, बाबर को जीवनियों का राजकुमार कहा जाता है। और बाबर को जीवनी का राजकुमार क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो बाबर को जीवनी का राजकुमार कहा जाता है, जीवनी का राजकुमार कहा जाता है। और बाबर को जीवनी का राजकुमार क्यों कहा जाता है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, इसलिए बाबर को जीवनी का राजकुमार कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा क्या की, खुद लिखी थी। तो ये उपाधि हो गई कि जीवनी का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो बाबर को कहा जाता है। तो जो मैंने आपको उपाधियां बताई, कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि और जीवनी का राजकुमार, इन बातों को ध्यान दीजिएगा, इन बातों को याद कीजिएगा। और बाबर को इस तरह से समझिए, इस तरह से याद कीजिए कि आपको काफ़ी आसानी हो। एक बार समझना है तो दूसरी बार एक बार वीडियो को फिर से सुनिए। एक बार सुनने से ही सिर्फ आपको क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा कि बाबर इस तरह से आता है। बाबर के यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके बाबर की माता का नाम कुतुब निगार खां, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। तो ये नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाते हैं कि बाबर के माता कौन थे, बाबर के पिता कौन थे, बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे, बाबर के मामा कौन थे, बाबर के चाचा कौन थे। इन बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, कौन सी, तुजुक ए बाबरी, जो बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, ये बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाबर की आत्मकथा है, यानी कि जीवनी का राजकुमार, इसी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी कि बाबर के द्वारा लिखी गई बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी। तो आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और ऐसे ही मुगल काल के सारे वीडियो ऐसे ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे हुमायूं के बारे में कि हुमायूं किस तरह से आता है, किस तरह शासन करता है। और इसी तरह कहानी की तरह इसको याद कीजिए, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। जिस तरह आप कहानी अपने कभी कभी छोटे बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि नानी से कहानी सुन ले, दादी से कहानी सुन ले, उसी तरह इस कहानी को याद कीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेट मिले और हम आपको इसी तरह से और भी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद, जय भारत।